अरब की खाड़ी में 5.5 किलोमीटर भीतर ये दुनिया में अब तक का एक सबसे चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। पाम जमेरा इतना विशाल है कि अंतरिक्ष से साफ दिखाई देता है। रेत और चट्टानों से बने पाम जमेरा द्वीप का भूकंपों, जबरदस्त तूफानों और सागर के कटाव को सहते हुए भी टिके रहना अपने आप में एक करिश्मा है। अगर ईश्वर सागर में ताड़ के पेड़ जैसा द्वीप बनाना चाहता तो वो यहीं बनाता। ये सपना सच करने के लिए इंजीनियर्स का मुकाबला वक्त और कुदरत की ताकत से था। उन्हें लगता था कि ऐसा मेगा स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाया जा सकेगा। अगस्त 2001 अरब की खाड़ी में जबरदस्त हलचल है। दुबई दुनिया में एक सबसे बड़ा मानव निर्मित द्वीप बनवा रहा है। इंजीनियर्स का काम बेहद कठिन है क्योंकि इस तरह का निर्माण पहले कभी नहीं हुआ। सभी इमारतें और ढांचे कुदरत का मुकाबला करते हैं। इनमें से ज्यादातर कंक्रीट और स्टील से बनते हैं, जिन्हें कृत्रिम तरीकों से मजबूती दी जाती है। लेकिन ये विशाल द्वीप खुले सागर में, और वो भी सिर्फ रेत और पत्थर जैसी प्राकृतिक सामग्री से बन रहा है। दोनों में पानी के संपर्क में आते ही कटाव होने लगता है। प्रोजेक्ट मैनेजर बॉब बर्जर के लिए ये बहुत मुश्किल काम है। वैसे तो हर निर्माण कुदरत की मार सहता है, लेकिन ये तो बेहद ही मुश्किल है। हम रोजाना अपनी बनाई चीज को विनाश से बचाने की कोशिश करते हैं। मध्य पूर्व में दुबई अरब देशों का नगीना है। ये सल्तनत तेल के खजाने पर खड़ी हुई है। लंदन से 2 गुने आकार की ये छोटी सी अमीरात अरब दुनिया में एक सबसे दौलतमंद जगह है। लेकिन ये हमेशा ऐसी नहीं थी। 50 साल पहले दुबई क्रीक पर बना एक कारोबारी कस्बा था, लेकिन अगले 50 साल में इसका नक्शा बदल गया। आज ये सोने, व्यापार और तेल के लिए मशहूर है, लेकिन भविष्य पर अंधेरे की छाया है। 2016 तक इसके तेल के खजाने में कमी आ जाएगी। अर्थव्यवस्था को ढहने से बचाने के लिए दुबई को आमदनी का नया जरिया ढूंढना होगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने देश को बचाने के लिए $2 अरब की योजना बनाई है। उन्होंने अपनी सल्तनत को दुनिया के सैलानियों का स्वर्ग बनाने का आदेश दिया है। क्राउन प्रिंस मक्तूम अब तक अपना हर सपना सच करते आए हैं। दुबई को दुनिया भर के सैलानियों का आकर्षण केंद्र बनाने के लिए वो दुनिया का एक सबसे आलीशान होटल बुर्ज अल अरब, बेहतरीन गोल्फ कोर्स और रेस कोर्स बनवा चुके हैं और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनवाने वाले हैं। लेकिन अब क्राउन प्रिंस यहां सैलानियों का स्वर्ग बनाना चाहते हैं और दुबई इसके लिए सबसे सही जगह लगती भी है। करीब करीब हर रोज धूप में नहाए शानदार बीच और नीला सागर देखते ही बनते हैं। हर साल 50 लाख सैलानी यहां आते हैं, जिसे वो बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर देना चाहते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि दुबई की तटरेखा सिर्फ 72 किलोमीटर लंबी है। इतने सारे सैलानियों के लिए ये जगह काफी नहीं है। लेकिन तटरेखा को कैसे बढ़ाया जाए? क्राउन प्रिंस की योजना एक विशाल द्वीप बनाने की है और वो ये काम 2006 तक करवा लेना चाहते हैं। इस स्वर्गिक द्वीप के लिए ताड़ के पेड़ से अच्छी आकृति और क्या होगी। 5.5 किलोमीटर चौड़ा ये द्वीप दुबई की तटरेखा को 56 किलोमीटर बढ़ा देगा, जो गोलाकार द्वीप से 9 गुना ज्यादा होगा। लेकिन इतना बड़ा और इस आकार का द्वीप अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो यकीन नहीं हुआ। मुझे ये सपने जैसा लगा। ये असाधारण योजना असल में सागर में शहर बसाने की है। पाम द्वीप पर आलीशान विलास, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स का जाल फैला होगा। पाम द्वीप से सुरंग के जरिए जुड़ी चंद्राकार समुद्री दीवार पर 22 होटल बनेंगे। सागर में इतना विशाल ढांचा सबसे आसानी से कंक्रीट और स्टील से बन सकता है। लेकिन क्राउन प्रिंस की योजना कुछ और है। उनकी योजना ने चुनौती और बढ़ा दी। वो चाहते हैं कि द्वीप को पूरी तरह कुदरती सामग्री से बनाया जाए ताकि वो आसपास के माहौल में घुल मिल सके। ताड़ के पेड़ के आकार का ये द्वीप सिर्फ 94 मिलियन घन मीटर रेत से बनाया जाएगा।
इसे सागर की मार से बचाने के लिए 5.5 मिलियन घन मीटर चट्टानों की एक दीवार बनाई जाएगी। इतनी रेत और चट्टानों से दुनिया के चारों तरफ 2.5 मीटर ऊंची दीवार बन सकती है। ये शायद दुनिया में अकेली जगह होगी जहां ऐसा कुछ हो सकता है और ऐसी योजना बनाकर उस पर अमल का हौसला दिखाया जा सकता है। इस अद्भुत सपने को साकार करने के लिए दुबई को दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। इनके लिए दुनिया भर में चल रही तलाश उत्तरी यूरोप और हॉलैंड तक भी जा पहुंची। भूमि उद्धार में माहिर डच इंजीनियर्स ने हॉलैंड का भू क्षेत्र 35% बढ़ा दिया है। डच टीम को तुरंत ये काम सौंप दिया गया। सबसे पहले उन्हें यह साबित करना था कि अरब की खाड़ी में ऐसा द्वीप बनाया जा सकता है जो अपनी जगह टिका रहेगा। ये इंजीनियर्स जानते हैं कि इस द्वीप को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए चारों तरफ समुद्री दीवार बनानी होगी। लेकिन ये समुद्री दीवार कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं को दुबई के तूफानों की ताकत मापनी होगी, लहरों और ज्वार के उफान की ऊंचाई नापनी होगी और हिसाब लगाना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग से सागर का स्तर कितना उठ सकता है। लेकिन सभी तटवर्ती इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा डर भयंकर बेलगाम लहरों से लगता है। लंबी दूरी तक उफनती इन लहरों को लगातार हवाएं और बड़ी धाराएं धकेलती हैं और ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज निगल जाती हैं। लेकिन द्वीप निर्माताओं की किस्मत अच्छी है। शोध दल ने हिसाब लगा लिया कि अरब की खाड़ी ये मेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। खाड़ी की औसत गहराई सिर्फ 30 मीटर है और ये सिर्फ 160 किलोमीटर चौड़ी है। विनाशकारी लहरों के हिसाब से ये बहुत छोटी और बहुत छिछली खाड़ी है। लेकिन ये दल शमाल तूफानों के खतरे से परिचित है। हर सर्दी में इस जबरदस्त उत्तरी तूफान के साथ आने वाली तेज हवाएं और 2 मीटर ऊंची लहरें इस द्वीप पर वार करेंगी। शोधकर्ताओं को उस सबसे भयंकर तूफान का भी ध्यान रखना होगा जो 100 साल में एक बार वार करता है। दल ने पूरा हिसाब लगा लिया है। इस नाजुक द्वीप की किलेबंदी के लिए समुद्री दीवार लहरों से कम 3 मीटर ऊंची और 11.5 किलोमीटर लंबी होनी चाहिए। इंजीनियर्स ने अभी पहली बाधा पार की थी कि एक और चुनौती खड़ी हो गई। इस मेगा स्ट्रक्चर के निर्माता निर्माण तुरंत शुरू करना चाहते हैं। वो शोध कार्य पूरा होने का इंतजार नहीं कर सकते। इतना बड़ा जुआ उन्हें भारी भी पड़ सकता है। अगर सारा काम सही नहीं हुआ तो पूरा द्वीप बह सकता है। अगस्त 2001 समुद्री दीवार निर्माण दल सागर में उतर चुका है। उसे सिर्फ 2 साल में 11.5 किलोमीटर लंबी दीवार बनानी है। लेकिन काम शुरू करते ही मुसीबत आ गई। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बर्बर आतंकवादी हमला हुआ। मध्य पूर्व में पर्यटन रातों रात ठप हो गया। लेकिन पाम द्वीप पर काम शुरू हो चुका है। क्या लाखों डॉलर की रकम और महीनों की मेहनत डूब जाएगी? सितंबर 2001 में अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद विदेश यात्रा एकाएक रुक गई। लोगों में भय और आतंक फैल गया। लोग विदेश, विशेषकर मध्य पूर्व की यात्रा से डरने लगे। ये स्थिति दुबई की महत्वाकांक्षी योजनाओं को मिट्टी में मिला सकती थी। दुनिया में एक सबसे बड़े मानव निर्मित द्वीप के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। ताड़ के पेड़ के आकार का ये विशाल द्वीप दुबई को विश्व स्तरीय सैरगाह बना देगा। सागर के बीचों बीच 11.5 किलोमीटर लंबी दीवार बन रही है। दीवार निर्माण दल और पाम द्वीप निर्माण दल दोनों सपना साकार करने में जुटे हैं। लेकिन 11 सितंबर की घटना ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। 1200 विदेशी इंजीनियर्स को अपनी जान खतरे में लगने लगी और उन्होंने देश छोड़ने की आपात योजना बना ली। उन्हें पश्चिम के होटल्स और बार्स में न जाने की सलाह दी गई। कारोबार मंदा हो गया। समुद्र तट वीरान और रेस्टोरेंट्स खाली हो गए। यहां कोई आना नहीं चाहता था। 3 महीने तक दुबई में जिंदगी ठहर सी गई। मध्य पूर्व के पर्यटन उद्योग का सूरज ढलने लगा।
लेकिन राजनीतिक माहौल कैसा भी हो, काम तो चलना ही चाहिए, क्योंकि तेल भंडार खत्म हो रहा है। क्राउन प्रिंस अपने इरादे पर डटे रहे। निर्माता निर्माण का वादा कर चुके हैं। दुनिया के बेहतरीन रेक्लेमेशन इंजीनियर्स पर लाखों डॉलर खर्च हो चुके हैं। ये इंजीनियर्स हांगकांग के हवाई अड्डे चैपलैप कॉक, हॉलैंड की उत्तर सागर की दीवार और सिंगापुर के औद्योगिक केंद्र जैसे विशाल प्रोजेक्ट पूरे कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इतने विशाल द्वीप के लिए भराव कभी नहीं किया। नवंबर 2001 के आते आते इस मेगा स्ट्रक्चर के निर्माण की दौड़ शुरू हो चुकी है। 9 बार्जेस, 15 टग बोट, 4 ड्रेजर्स, जमीन स्थित 30 भारी मशीनें और 10 तैरती क्रेन्स, इनकी जरूरत पड़ेगी इतनी विशाल समुद्री दीवार को बनाने के लिए। दीवार निर्माण दल के लिए पहली चुनौती सागर तल तैयार करने की है। 3 विशाल ड्रेजर्स करीब के वीरान समुद्र तल से रेत की बारीक परत खुरचते हैं और इस रेत से 7.4 मीटर मोटी परत जमाते हैं। ये काम सबसे शांत सागर में होना चाहिए। रेत को थामे रखने के लिए इसके ऊपर बार्जेस भर भर कर पत्थर डाले जाते हैं। पत्थरों की ये सतह इस दीवार को 4 मीटर की गहराई से समुद्र तल से 3 मीटर ऊपर उठा देगी। समुद्र से सुरक्षा की ये शुरुआत है, जिसके बिना ये द्वीप नहीं बच सकता। इसकी ढलानदार परतें लहरों के थपेड़ों की मार सह लेंगी, लेकिन रेत और पत्थर की परत तो सिर्फ आधार है, दीवार की बुनियाद है। असली सुरक्षा तो बाहरी कवच से मिलेगी, जिसके लिए इंजीनियर्स को बड़े बड़े पत्थरों की जरूरत है। हर पत्थर का वजन 6 टन तक है। ये बड़े बड़े पत्थर ही इस नाजुक द्वीप को सागर की विनाशकारी शक्ति से बचाकर रखेंगे। लेकिन इतने पत्थर जुटा पाना एक बड़ा भारी काम है। खुदाई दल पूरे संयुक्त अरब अमीरात में 16 खदानों से पत्थर निकालने लगे। 11.5 किलोमीटर लंबी दीवार के लिए बहुत अधिक पत्थरों की जरूरत है। इसके लिए करीब 55 लाख घन मीटर चट्टानों की जरूरत होगी। इतनी चट्टानों से मिस्र के 2 पिरामिड बन सकते हैं। पहाड़ों से दिन रात चट्टानें तोड़ी जाने लगीं। फिर इनके पत्थरों को दर्जनों लॉरियों में भरकर तट तक लंबे सफर पर भेजा जाने लगा। यहां से पत्थरों को तुरंत बार्जेस पर लादकर निर्माण स्थल तक भेजा गया। टूटी हुई हर चट्टान को खदान से दीवार तक पहुंचने में 24 घंटे से भी कम समय लगा। 7 दिन 24 घंटे चलती ये तैरती कन्वेयर बेल्ट रोजाना 40,000 टन तक पत्थर पहुंचाती है। ये वजन 2 विमान वाहक पोतों के बराबर है। हर पत्थर का घनत्व, आकार और मजबूती बहुत महत्वपूर्ण है। पत्थर की ये दीवार सदियों तक बनी रहनी चाहिए। इन पत्थरों को बांधने के लिए कंक्रीट या स्टील का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। इतने बड़े बड़े पत्थरों को यूं ही नहीं फेंका जाता, बल्कि आकार और वजन के हिसाब से छटे हुए ये पत्थर बड़ी तादाद में होने के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं। क्रेन्स हर पत्थर को इस तरह रखती हैं कि वो अगले पत्थर से जुड़कर सागर की पूरी शक्ति को झेल सके। दीवार सही जगह पर बन रही है और पत्थर स्थिर हैं, ये देखने के लिए लगातार जांच जरूरी है। और इसका एक ही सही तरीका है कि गोताखोर जाकर हर मीटर पर बारीकी से जांच करे। इस मेगा स्ट्रक्चर में कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जरा सी हलचल से पत्थर सरक जाएंगे, दीवार ढह जाएगी और सारे प्रोजेक्ट पर पानी फिर जाएगा। पानी के नीचे इस दीवार के पत्थरों की बारीकी से जांच होती है। गोताखोर इन 6-6 टन के पत्थरों पर बोझ के निशान ढूंढते हैं। उन्हें डर है कि कुछ पत्थर रखे जाते समय तेज लहरों के कारण टूट सकते हैं या अपनी जगह से हिल सकते हैं। हर 27 मीटर बाद गोताखोर पानी के ऊपर आकर इन पत्थरों की स्थिति दर्ज करता है। इस काम में जमीन पर खड़े एक आदमी से मदद मिलती है। अभी तक तो दीवार का यह हिस्सा अडिग है। जनवरी 2002 काम शुरू होने के 6 महीने बाद इस दीवार का एक बड़ा हिस्सा सागर से 4.5 किलोमीटर ऊपर आ गया है। इस काम से जुड़े हर व्यक्ति को सपना सच होते देखकर खुशी होती है। दीवार का पहला हिस्सा ऊपर आते ही हम सब सागर के बीचों बीच इस चट्टानी कगार पर खड़े होने गए। हमने मुड़कर दुबई को देखा और कहा, यह हमारे काम की शुरुआत है।
निर्माण दल के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन उन्हें अभी 10 किलोमीटर लंबी दीवार और बनानी है। इंजीनियर्स की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, क्योंकि सर्दी आ रही है। उन्हें ये दीवार सिर्फ 2 साल में तैयार करनी है, इसलिए किसी भी काम में देरी की गुंजाइश नहीं है। मध्य पूर्व में सर्दी आते ही जबरदस्त शमाल तूफान अपने साथ 56 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं लाते हैं। हवाओं का अचानक बदलता रुख सागर को झंझोड़ देता है और जन्म देता है मूसलाधार वर्षा, भयंकर थंडरस्टॉर्म या रेतीले तूफानों को। ऐसे में धरती पर हलचल बहुत कम होती है। सागर में तो हालत और खराब होती है। विकराल लहरें उन बोट से टकराती हैं जिन्हें एकदम सही रेत और पत्थर डालने के लिए एकदम शांत सागर की जरूरत है। हमने जो थोड़ी बहुत जगह बनाई थी उसी में सिर छिपाना पड़ा। इंजीनियर्स खराब मौसम के लिए तैयार थे, लेकिन मार्च 2002 के तूफान तो उनकी आशंका से भी भयंकर निकले। हर कोई खुद को तूफानों से बचाने की कोशिश में जुटा था। बोट्स को तो सुरक्षा मिल गई, लेकिन समुद्री दीवार की सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंता थी। ये बहुत तनाव का वक्त था। 3 हफ्ते से ज्यादा तूफानों का जोर रहा और इंजीनियर्स मूक दर्शक बने रहे। समुद्री दीवार तो अटल बनी रही, लेकिन वक्त हाथ से निकला जा रहा है। निर्माण दल 3 सप्ताह पीछे है और जबरदस्त दबाव में है। उनके लिए हर पल कीमती है। इस नाजुक द्वीप के लिए सुरक्षा कवच बनाना जरूरी है। इस समुद्री दीवार का 550 मीटर का हिस्सा तैयार होने के बाद ही पाम द्वीप सागर से सिर उठा सकता है, लेकिन समय बहुत कम है। समूचा मेगा स्ट्रक्चर 2006 तक तैयार हो जाना चाहिए। निर्माताओं के पास द्वीप और समुद्री दीवार बनाने के लिए 2.5 साल का समय है और उसके बाद सिर्फ 2 साल में वहां शहर खड़ा करना है। इस लक्ष्य को पाने का एक ही तरीका है कि समुद्री दीवार और द्वीप दोनों का निर्माण साथ साथ किया जाए, लेकिन ये आदर्श स्थिति नहीं है। इसका मतलब तो ये होगा कि निर्माण के दौरान पाम द्वीप को सागर से बहुत मामूली सुरक्षा मिल पाएगी, लेकिन इंजीनियर्स के सामने कोई विकल्प नहीं है। समय सीमा तय है। द्वीप का निर्माण करने वाला दूसरा दल सुरक्षा कवच तैयार होने का इंतजार करते हुए भी खाली नहीं बैठा है। उसने समुद्र की सतह के नीचे रेत की बुनियाद डाल दी है, पर निर्माण शुरू करने के 8 महीने बाद अब वो दीवार को सतह से ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं। आखिरकार अप्रैल 2002 को समुद्री दीवार का पहला 550 मीटर का हिस्सा समुद्र की सतह से 3 मीटर ऊपर आ गया। अब पाम द्वीप के निर्माता तेजी से काम करके द्वीप को सागर की सतह से ऊपर ला सकते हैं। इस विशाल द्वीप का निर्माण करने के लिए दूसरे दल को 9 करोड़ 40 लाख घन मीटर रेत के स्रोत की तलाश करनी होगी। इतनी रेत समूचे मैनहट्टन को 1 मीटर नीचे दबा सकती है। ये काम अपने आप में बहुत भारी है। ऊपर से सही रेत का मिलना एक और सिरदर्द है। दुबई में जरूरत से कहीं ज्यादा रेत है, लेकिन उसमें एक कमी है। दुबई की रेत इस काम के लिए सही नहीं है। इसके कण बहुत महीन हैं, जो आपस में बंधेंगे नहीं। इस रेत से बना विशाल द्वीप तो आसानी से बह जाएगा। इंजीनियर्स को ये रेत कहीं और ढूंढनी होगी। इस काम के लिए सबसे अच्छी रेत निर्माण स्थल से 6 समुद्री मील दूर सागर तल में मिली। ये रेत बहुत उपयुक्त है। इसके मोटे दाने मजबूती से बंधेंगे और लहरों की मार का ज्यादा मुकाबला कर पाएंगे। ये रेत खाड़ी के सागर तल से खुर्ची जाएगी। इसमें एक फायदा और है, ड्रेजर्स को निर्माण स्थल तक रेत ढोने में कम समय लगेगा। सिर्फ 3 घंटे में एक ड्रेजर निर्माण स्थल से यहाँ तक आता है, रेत भर के वापस लौटता है और उसे सही जगह पर गिरा देता है। 5 वर्ग किलोमीटर के इलाके में सागर तल से ऊपरी 1 मीटर रेत की परत निकालनी है। 8000 टन के टैंक में रेत भरने में 1 घंटे से भी कम समय लगता है। फिर इस रेत को पाइप के जरिए पंप करके सही जगह पर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से छिड़क दिया जाता है। इस गति से 4 मिनट में एक ओलंपिक स्विमिंग पूल को भरा जा सकता है। यह प्रक्रिया रेन बोइंग कहलाती है। द्वीप निर्माण दल समय से काम निपटाने के लिए 24 घंटे जुटा रहता है। द्वीप हर दिन और हर रात थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता नजर आ रहा है। पाइप से फेंकी जा रही रेत से पानी के ऊपर 4 मीटर मोटी पट्टी बन गई है, लेकिन इंजीनियर्स को आशंका है कि क्या द्वीप की आकृति योजना अनुसार बन रही है।
उनमें बहुत जोश, बहुत उम्मीद और थोड़ा डर भी था कि ये सही जगह बन रही है या नहीं। दुबई के पास इस शक को दूर करने का उपाय 676 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में था। दुनिया में एकमात्र निजी उपग्रह के उपयोग का अधिकार दुबई के पास है। ये शक्तिशाली उपग्रह रूस और अमेरिका के सैनिक उपग्रहों का मुकाबला कर सकता है। आइकोनॉस नाम का ये उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है और अपनी तस्वीरों से साबित करता है कि द्वीप अभी तक सही दिशा में बढ़ रहा है। इस तरह क्राउन प्रिंस भी अपने मनपसंद प्रोजेक्ट पर नजर रख सकते हैं। अगस्त 2002, एक साल बीत चुका है और द्वीप निर्माण दल समय से आगे है। 8 किलोमीटर लंबी समुद्री दीवार खड़ी हो गई है। ताड़ की 8 शाखाएं नीले सागर में उभर आई हैं। लेकिन यह बड़ी मेहनत और मुश्किल का काम है। भूमि उद्धार के लिए रेनबोइंग प्रक्रिया का इस्तेमाल आम होता है, लेकिन यह कोई साधारण भूमि उद्धार प्रोजेक्ट नहीं है। ताड़ के पेड़ की आकृति का कोई सांचा नहीं है और ना ही कोई दिशा निर्धारक बिंदु है। ये अनूठा डिजाइन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा डिजाइन सटीक होना चाहिए। इस विशाल द्वीप की 56 किलोमीटर लंबी तटरेखा लगभग पूरी की पूरी वृत्ताकार है। उससे भी बड़ी मुश्किल यह है कि जमीन पर खड़े होकर नहीं बताया जा सकता कि रेत सही जगह पर गिरी है या नहीं। इस काम के लिए बेहद आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है। अगर जीपीएस न होता तो हम ये काम नहीं कर पाते। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 सीधी रेखाएं हैं, बाकी सब वृत्ताकार हैं। ये जिम्मेदारी 5 लोगों के दल पर है, जो द्वीप की उभरती आकृति के साथ रोजाना उसके घेरे का चक्कर काटते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। गर्मियों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और नमी 95% तक हो जाती है। पीठ पर भारी भरकम बैग्स बांधे ये मोबाइल रिसीवर्स द्वीप के लिए संदर्भ बिंदु बनाते हैं। अंतरिक्ष और जमीन पर एक निश्चित स्थान से संकेत ग्रहण करके रेत की पट्टियों की ऊंचाई और स्थिति दर्ज की जाती है। इन दिशा निर्देशों के सहारे ड्रेजर्स सही जगह जाकर एकदम सही बिंदु पर रेत डाल सकते हैं। अति आधुनिक जीपीएस टेक्नोलॉजी के सहारे ही ये भव्य मेगा स्ट्रक्चर आकार ले सकता है। दुनिया गवाह है कि पाम द्वीप का सपना सच हो रहा है। इसी बीच इस छोटी सी अमीरात में लोगों का भरोसा लौटने लगा। 11 सितंबर की घटना के बाद दुबई मध्य पूर्व में सैलानियों का सुरक्षित पर्यटन स्थल बन गया। बीच पर एक बार फिर से लोगों का आना शुरू हो गया और कारोबार चल निकला। निर्माण जारी रखने का क्राउन प्रिंस का दाव चल गया, लेकिन अभी समय सीमा का पालन किया जाना है। ये द्वीप 2006 तक तैयार हो जाना चाहिए। 11 किलोमीटर लंबी समुद्री दीवार बनाने वाले और रेतीला द्वीप भरने वाले दोनों दलों के बीच तालमेल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उनके बीच एकदम सही तालमेल ना रहा तो पूरे प्रोजेक्ट पर पानी फिर सकता है। अगर दीवार बहुत जल्दी बन गई तो रिक्लेमेशन कॉन्ट्रैक्टर के आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। अगर भराव बहुत तेजी से हुआ तो तूफानों का खतरा रहेगा। हम एक को दूसरे से आगे हरगिज जाने नहीं दे सकते। ये एक संतुलन बहुत नाजुक है, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होने के 1 साल बाद काम निर्धारित गति से चल रहा है। तमाम चुनौतियों के बावजूद पाम द्वीप लगातार बढ़ती समुद्री दीवार के साए में लहरों से उभर रहा है। ये इंजीनियरिंग के कमाल का प्रतीक है, लेकिन इंजीनियर्स के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती आनी बाकी है, और वो है इस द्वीप को भवन निर्माण के लिए सुरक्षित बनाया जाना। ये भव्य पाम द्वीप सिर्फ रेत से बना है और रेत अस्थिर होती है। चारों तरफ का पानी इसे आसानी से हिला सकता है। रेत को इतनी मजबूती से जमने में समय लगेगा कि उस पर निर्माण किया जा सके, लेकिन इस विशाल द्वीप को 1,20,000 लोगों के शहर का बोझ उठाना है और उनकी सुरक्षा इसकी अटल बुनियाद पर टिकी है। इस विशाल रेत के द्वीप को चट्टान जैसा ठोस होना चाहिए, लेकिन कैसे? अक्टूबर 2002, दुबई अरब की खाड़ी में दुनिया का एक सबसे चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनवा रहा है। ताड़ के पेड़ की आकृति में 5.5 किलोमीटर का यह द्वीप सिर्फ कुदरती सामग्री से बन रहा है। निर्माण के पहले साल में 2/3 समुद्री दीवार बन चुकी है।
विशाल चट्टानी पत्थरों की 8 किलोमीटर लंबी दीवार लहरों से 3 मीटर ऊपर है। उसके पीछे 200 मीटर के समुद्री तट पर 22 होटल्स का निर्माण होगा। इस समुद्री दीवार के पीछे रेत से बनी ताड़ की पहली 8 शाखाएं पानी पर उभर चुकी हैं। ड्रेजर्स समुद्र तल से रेत उठाकर रेनबोइंग की विधि से रेत का छिड़काव करके 5.5 किलोमीटर के द्वीप का आधा हिस्सा तैयार कर रहे हैं। लेकिन सागर के बीचों बीच सिर्फ पत्थर और रेत से इतना विशाल ढांचा बनाने में कदम कदम पर चुनौतियां आती हैं। निर्माण दल लगातार कुदरत से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो जितना हिस्सा बनाते हैं समुद्र उसे काटता जाता है। हमें बराबर ये चिंता लगी है कि क्या हम इसे बना पाएंगे, क्या हम सही जगह रेत डाल पाएंगे, क्या हम सही जगह पत्थर लगा पाएंगे। दोनों दल प्रोजेक्ट खत्म करने की दौड़ में लगे हैं। तभी इंजीनियर्स के सामने एक ऐसी समस्या आई जो पूरे प्रोजेक्ट पर पानी फेर सकती है। शोध पूरा करने से पहले ही निर्माण शुरू करने के फैसले की वजह से यह समस्या खड़ी हुई। समुद्र का पानी इस विशाल द्वीप के चारों तरफ योजनानुसार नहीं घूम रहा है। ज्वारीय पानी पूरी प्रणाली को सही ढंग से साफ नहीं कर पा रहा। स्वच्छ पानी भीतरी जलधाराओं में उतनी तेजी से नहीं बह रहा। पानी में ठहराव का गंभीर खतरा है। लोगों ने इस स्वर्गिक द्वीप का एक एक टुकड़ा लाखों में खरीदा है, तो कायेदार ठहरे हुए पानी को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समस्या का जल्दी ही कोई समाधान ढूंढना होगा। डिजाइन में फेरबदल करना होगा। कंप्यूटर पर कुछ और परीक्षण किए गए। सौभाग्य से इसका आसान सा समाधान जल्दी ही मिल गया। और वो समाधान है कि समुद्री दीवार में 2 गलियारे बनाने होंगे। 4 लेन वाले 2 पुल इस दीवार के हिस्सों को जोड़ेंगे। इन 2 गलियारों से ताजा पानी बहकर द्वीप के भीतर आएगा। दिन में 2 बार ज्वार के साथ ताजा पानी भीतर आकर शाखाओं के चक्कर लगाएगा। और इस तरह 2 सप्ताह से कुछ अधिक समय में पूरी जलधारा का पानी बदल जाएगा। लेकिन गंदा पानी वापस आने का डर तो हमेशा रहता है। पर्यावरण विशेषज्ञ रोजाना पानी की जांच करके देखते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। उन्हें काई और ठहरे पानी की वापसी बिल्कुल मंजूर नहीं है। पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित होने के बाद प्रोजेक्ट फिर पटरी पर आ गया। दोनों दल काम पूरा करने में जुटे हुए हैं। 7 ड्रेजर्स दिन रात रेत फेंककर ताड़ की आखिरी शाखाएं बना रहे हैं। तैरती क्रेन्स आखिरी चट्टानों को जगह पर लगा रही हैं। अगस्त 2003 तक समुद्री दीवार तैयार हो गई। अब 55 लाख घन मीटर चट्टानी दीवार सागर की पूरी ताकत की मार सहने को तैयार है। 2 महीने बाद अक्टूबर में द्वीप के लिए भराव का काम पूरा हो गया। अरब की खाड़ी में 9 करोड़ 40 लाख घन मीटर रेत भरकर ताड़ की सही आकृति बनाई गई है। 2 साल से कुछ अधिक समय में पाम द्वीप सागर पर उभर आया है और काम ठीक समय पर पूरा हो गया है। इंजीनियरिंग की इस विशाल चुनौती का पहला चरण पूरा हो चुका है। लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। पहले चरण में सिर्फ बुनियाद पड़ी है। अब इस समुद्र तट पर 4500 मकानों और अपार्टमेंट्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स के निर्माण का क्राउन प्रिंस का सपना साकार करना है। रेत के इस द्वीप को पूरे शहर का बोझ उठाना है। लेकिन यही तो अगली बड़ी चुनौती है। रेत की बुनियाद पर निर्माण आसान नहीं होता। छिड़काव से जमाई गई रेत ढीली है और अभी तक ठोस नहीं हुई है। ये रेत सागर तल से खुरची गई है, इसलिए सारे बारीक कण तो छट गए हैं। इस रेत से भराव के कुछ घंटे बाद इस पर गाड़ी तो चल सकती है, लेकिन निर्माण लायक मजबूती नहीं होती। लेकिन सागर में शहर खड़ा करने के लिए मजबूत बुनियाद जरूरी है। निर्माण शुरू करने से पहले इंजीनियर्स को रेत जमाने और उसे सख्त करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। इसका सिद्धांत तो बहुत आसान है। हमें सिर्फ ऊपरी परत को दबाना है। आप देख सकते हैं कि जब हम इसे इस तरह दबाते हैं तो रेत सीधी नीचे जाती है, इधर उधर नहीं निकलती। इस तरह निर्माण के लिए मजबूत सतह बनती है।
लेकिन असलियत यह है कि इंजीनियर्स को 5 वर्ग किलोमीटर से बड़े इलाके में काम करना है। समय के साथ रेत अपने आप जम जाएगी, लेकिन उसमें वर्षों लगेंगे और इंजीनियर्स के पास समय बिल्कुल नहीं है। बुनियादी ढांचे का निर्माण तुरंत शुरू होना चाहिए। समय के दबाव के साथ एक और महत्वपूर्ण कारण भी है जिसके लिए शहर की बुनियादें अतिरिक्त मजबूत होनी चाहिए। दुबई एक प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र के कगार पर बसा है। बाम, ईरान, अरब की खाड़ी का उत्तरी इलाका। 26 दिसंबर 2003 सुबह 5:26 पर रिक्टर पैमाने पर 6.6 के जबरदस्त भूकंप ने शहर को हिला कर रख दिया। मिनटों में 60% इमारतें धराशायी हो गईं। इस दुर्घटना में 43,000 लोग मारे गए, 20,000 घायल हुए और 60,000 बेघर हो गए। इसके बाद अरब की खाड़ी में 480 किलोमीटर दूर दुबई में भूकंप के कई झटके आए। पाम द्वीप प्रोजेक्ट के लिए यह खतरे की घंटी है। अगर भूकंप का केंद्र दुबई में हुआ तो तबाही मच जाएगी। अगर इस इलाके में भूकंप आया तो रेत के कणों की पकड़ नीचे तक ढीली हो जाएगी। भराव के रेत के कण एक के ऊपर एक जमा होते हैं। अगर हम उसके चारों तरफ पानी डाल दें तो एक द्वीप दिखता है, लेकिन भूकंप का क्षैतिज कंपन द्वीप को मिटा देता है। इस खौफनाक प्रक्रिया को लिक्विफैक्शन यानी तरलीकरण कहते हैं। भूकंप से जब धरती की सतह कांपती है तो रेत के कण बिखर जाते हैं और कणों के बीच घुसा पानी सतह पर आकर जमीन को तरल कर देता है, यानी पूरा द्वीप सागर में समा जाएगा। निर्माण दल ने तय किया कि उसे 12 मीटर की गहराई तक रेत की ठोस परत बनानी होगी। इतनी गहराई पर सामान्य रोड रोलर काम नहीं आता, इसके लिए वाइब्रो कॉम्पैक्शन प्रक्रिया अपनानी होगी। जनवरी 2004 15 मशीनें दिन रात जमीन को सख्त करने में जुटी हैं। द्वीप की पूरी सतह में 2 लाख छेद किए जाते हैं। उच्च दबाव पर पानी और हवा से हर ड्रिल को जमीन में गहराई तक उतारा जाता है। फिर इस शाफ्ट के कंपन से चारों तरफ की जमीन हिलती है। इस प्रक्रिया में जमीन ठोस होती जाती है। ये जांची परखी प्रक्रिया है। जमने पर रेत नीचे धंसने से उसकी जगह और रेत डाली जाती है, जब तक कि ड्रिल के चारों तरफ की जगह चट्टान जैसी मजबूत ना हो जाए। तार की 17 शाखाओं को मजबूत करने में दल को 8 महीने लग गए, लेकिन यहां आकर रहने और काम करने वाले 1,20,000 लोगों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी था। मार्च 2004 प्रोजेक्ट शुरू होने के 2.5 साल बाद पाम जमेरा पर निर्माण कार्य हो रहा है। हजारों ट्रक और क्रेन्स, टनों सामग्री और 2000 श्रमिक द्वीप पर आ गए हैं। प्रोजेक्ट का सबसे जटिल हिस्सा गैस पाइप्स, बिजली के केबल, पानी के पाइप और इमारतों सहित बुनियादी ढांचे की स्थापना का है। यहां सिर्फ 2 साल में सागर के बीच पूरा शहर बसाना है। अब तक इस तरह का निर्माण कभी नहीं किया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर स्कॉट हचिंसन के लिए अपार्टमेंट बनाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं इससे पहले अरबों डॉलर के 3 या 4 दूसरे काम कर चुका हूं, लेकिन ये बेशक अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रोजेक्ट है। मैं कभी भी इससे अधिक जटिल प्रोजेक्ट की कल्पना नहीं कर सकता हूं। 850 बसें 12-12 घंटे की 2 पारियों के लिए 40,000 एशियाई श्रमिकों को द्वीप पर लाती और ले जाती हैं। इन लोगों को 48 डिग्री सेल्सियस की झुलसाती गर्मी में काम करना है। इसके अलावा हजारों लोगों, टनों कंक्रीट और स्टील को दुनिया भर से लाकर पाम पर उतारा जाता है। 51 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स मकान, सड़कें, नहरें, शॉपिंग सेंटर्स और सीवेज प्लांट्स बनाने में जुटे हैं। इस भूल भुलैया का हर हिस्सा आपस में एकदम सही ढंग से जुड़ा होना चाहिए। प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने के लिए सारी सामग्री का ठीक समय पर पहुंचना जरूरी है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर सामग्री समय पर नहीं आती है तो हम किसी आदमी को विमान से वहां भेजते हैं और सामग्री मंगाते हैं। हम इंतजार नहीं करते, बस फौरन काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो इतना बड़ा काम कभी पूरा नहीं हो सकता।
सिर्फ सामग्री की ही समस्या नहीं है, आवश्यक सुविधाओं और पाइपलाइंस की स्थापना भी बहुत बड़ा सरदर्द है। निर्माण स्थल के विभिन्न हिस्सों में मीलों लंबी गैस और जल पाइपलाइंस बिछाई जानी हैं। तकनीकी दल के मुखिया मुनीर हैदर जानते हैं कि इतने बड़े काम के लिए अच्छी योजना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि योजना तैयार नहीं है, योजना तो है, लेकिन रोजाना इसकी निगरानी और इसमें फेरबदल जरूरी है, क्योंकि हर दिन बदलाव होता है। 2001 में काम शुरू होने के बाद से द्वीप का नक्शा ही बदल गया है। मूल रूप से पाम जमेरा को 60,000 लोगों के रहने और उन्हें सेवाएं देने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 2004 तक लोगों को यह प्रयोग बहुत पसंद आता नजर आया, तो इसकी क्षमता 1,20,000 कर दी गई। हर कोई अपनी जरूरतें बदल रहा है और हमें झटपट उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, और दुबई में तो बहुत तेजी से काम होता है। दबाव बढ़ता जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि बिक्री शुरू होने पर पहले 3 दिन में ही पाम के सारे मकान बिक गए। सबसे महंगा मकान $12 लाख का था। इन मकान मालिकों में डेविड बेकम और इंग्लिश फुटबॉल टीम शामिल हैं। खरीदारों ने 3 साल बाद यहां आकर रहने की इच्छा व्यक्त की है। ताड़ की शाखाओं पर 1800 से अधिक विला बनाए जाने हैं। मकान देने की तारीख करीब आ रही है और बहुत से मकान तो अभी अपने शुरुआती दौर में हैं। वक्त निकल रहा है, लेकिन क्राउन प्रिंस ने सबको 2006 में आलीशान दुनिया देने का वादा किया है। ये वादा निभाना जरूरी है। हर साल ताड़ के तने का डिजाइन फैलते जाने से दबाव और बढ़ जाता है। इस 1.6 किलोमीटर इलाके में कम से कम 8,000 विला और अपार्टमेंट परिसर, 220 शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स होंगे। निर्माता इन्हें और बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। नई योजना 36 मंजिला पाम टावर की है। दुकानों, रेस्टोरेंट्स और 450 डीलक्स अपार्टमेंट्स के लिए और जगह बनाई जाएगी, लेकिन इस अतिरिक्त निर्माण की कीमत भी चुकानी होगी। तने के लिए समय सीमा 2008 हो गई है। सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब आप ऐसे मुश्किल प्रोजेक्ट की तमाम कागजी कार्रवाई, मीटिंग्स और चुनौतियों से हैरान परेशान होकर बाहर आते हैं, ढलते सूरज को देखते हैं, समुद्र तट को निहारते हैं। तब आपको पता लगता है कि प्रोजेक्ट कितना भव्य है और यहाँ का माहौल कितना भव्य है। लेकिन इस शानदार नजारे के पीछे इंजीनियर्स के लिए समस्याएं भी छिपी रहती हैं। पहले चरण में द्वीप का भराव तो हो गया, लेकिन पाम द्वीप का सबसे बड़ा दुश्मन पर्यावरण है। कुदरत अपने रास्ते के किसी भी निर्माण को हमेशा मिटाने की कोशिश करेगी। मेगा स्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा, समस्याएं भी उतनी बड़ी होंगी। इंजीनियर्स शुरू से जानते थे कि उन्हें एक समस्या का सामना करना होगा। ये समस्या कटाव की है। समुद्र तट हमेशा लहरों की मार झेलते हैं, लेकिन इस मानव निर्मित द्वीप पर समस्या कुछ और बढ़ गई है। ऐसे द्वीपों पर सागर की रेत सहज रूप से नहीं आती। जब कुदरत ये काम नहीं करती तो किसी और को करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा द्वीप बह जाएगा। द्वीप पूरी तरह तैयार होने के बाद ही समस्या की गंभीरता सामने आती है। इंजीनियर्स ने पाम द्वीप की 56 किलोमीटर लंबी तटरेखा के हर मीटर का अध्ययन किया है और उसके आकार पर लहरों का असर देखा है। इससे पता चलता है कि कुछ जगहों पर रेत धीरे धीरे बह रही है और आगे जाकर जमा हो रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो तटरेखा सीधी नहीं रहेगी और ये स्वर्ग सा द्वीप बिखर जाएगा। लेकिन इंजीनियर्स को विश्वास है कि बराबर देखभाल करके वो ताड़ की आकृति कायम रख सकेंगे। निर्माता जब ये सोचते हैं कि एक मुश्किल हल हो गई, तो उससे बड़ी मुश्किल सिर उठा लेती है। दुबई की तटरेखा का और बड़े पैमाने पर कटाव हो रहा है। दुबई अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए मशहूर है, लेकिन क्या इस मेगा स्ट्रक्चर की सफलता मुख्य भूमि की विफलता बन जाएगी? सामान्यतः धाराएं पूरी तटरेखा पर समान मात्रा में रेत बहाती हैं और तटरेखा सीधी रहती है। मुख्य तट के इतने करीब इतना विशाल ढांचा बनाए जाने से यहां लहरों का चलन बदल गया है। धाराएं तटरेखा का आकार बदल रही हैं। कुछ जगह रेत जमा होने से समुद्र तट सागर की ओर बढ़ गया है, जबकि कुछ जगह उसका कटाव हो गया है। शुरुआती अध्ययन से कुछ चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। कहीं कहीं तटरेखा में 5 से 10 मीटर प्रति वर्ष का कटाव हो रहा है।
अगर इसी तरह चलता रहा तो मुख्य भूमि पर रिजॉर्ट्स, इमारतें और सड़कें नष्ट हो जाएंगी। धीरे धीरे तटरेखा अपना वही आकार ले लेगी। कुदरत और द्वीप एक दूसरे के साथ जीना सीख जाएंगे, लेकिन इसमें वर्षों लगेंगे। इस बीच निर्माता एक ड्रेजर ले आए हैं। ये तट के किनारे जमा रेत को सोखकर उन इलाकों में डालेगा जहां कटाव हुआ है, और इस तरह तटरेखा अपने मूल आकार में आ जाएगी। दुबई के समुद्र तट फिलहाल तो सुरक्षित हैं। इंजीनियर्स लगातार कुदरत की शक्तियों पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटे हैं। कटाव की समस्या नियंत्रण में है, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए खतरे सागर की सतह से ही नहीं आते, बल्कि अब लहरों के नीचे से एक नई दुविधा सिर उठा रही है। यानी इस विशाल मेगा स्ट्रक्चर ने इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर कैसा असर डाला है। अगस्त 2005, पाम प्रोजेक्ट शुरू होने के 4 साल बाद इस अनूठे द्वीप ने दुबई की तटरेखा पर अपनी छाप छोड़ दी है। ये दुबई को सैलानियों का स्वर्ग बनाने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। लेकिन एकदम नए ढंग के ढांचों का निर्माण करने में जुटे इंजीनियर्स के सामने हमेशा नई चुनौतियां आती रहती हैं। पाम द्वीप की योजना बनने के समय से ही पर्यावरणविदों को विश्वास था कि इस मेगा स्ट्रक्चर के निर्माण से स्थानीय समुद्री जीव नष्ट हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा आकर्षण यानी नीला सागर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए निर्माताओं की नजर हमेशा इस समस्या पर लगी रही। हर 6 सप्ताह में गोताखोर पानी की जांच करते हैं। मछलियों और प्रवालों की निगरानी और नापजोख होती है। लेकिन इस निर्माण से समुद्री जीव नष्ट होने की आशंकाएं अब तक निराधार साबित हुई हैं। असल में तो इस मेगा स्ट्रक्चर का उल्टा ही असर हुआ है। सागर से रेत की 1 मीटर मोटी परत खुरचने वाले ड्रेजर से समुद्री जीवन को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि समुद्री दीवार मछलियों के लिए बसेरा बन गई है और नई प्रजातियां यहां आ रही हैं। अब पाम के निर्माता इसका फायदा उठा रहे हैं। वो दुनिया में सबसे बड़ी कृत्रिम रीफ बनाने की सोच रहे हैं। जून 2004 में 2 जेट लड़ाकू विमानों को सागर तल में डुबो दिया गया ताकि लोग उन पर गोते लगा सकें। अब लंदन की एक लाल डबल डेकर बस को डुबोने की योजना है। दुबई के खास अंदाज में ये लोग ऑस्ट्रेलिया, लाल सागर और मालदीव की रीफ से टक्कर लेने का सपना सच कर देंगे। पाम का काम पूरा होने से पहले ही क्राउन प्रिंस इसकी सफलता से बहुत उत्साहित हो गए। अब वो 2 और द्वीप बनाना चाहते हैं। हर एक पाम पिछले वाले पाम से बड़ा होगा। पाम जबल अली का निर्माण 1 वर्ष से हो रहा है। ये पहले द्वीप से आकार में दुगना यानी 8 किलोमीटर के घेरे में होगा। इसके 29 आलीशान होटल और पानी में घरों का भीतरी घेरा अरबी की रुबाई के अक्षरों के आकार में बनेंगे, जिसे क्राउन प्रिंस ने खुद लिखा है। पाम दिएरा इससे भी बड़ा है। इस 14 किलोमीटर लंबे द्वीप का काम अभी शुरू ही हुआ है। इस पर 5 लाख लोग बसेंगे। इंजीनियर्स को इतना विश्वास तो है कि वो इसे बना पाएंगे, लेकिन उनके सामने इससे बड़ी समस्या सामग्री की है। सागर से ये द्वीप उभारने के लिए 1 अरब 50 करोड़ घन मीटर रेत की जरूरत होगी, जो पहले पाम द्वीप में लगी रेत से 15 गुना ज्यादा है। पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त रेत की तलाश में ड्रेजर्स को और दूर दूर जाना पड़ा, लेकिन इंजीनियर्स को विश्वास है कि वो अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। तभी क्राउन प्रिंस एक नया अजीबोगरीब विचार ले आते हैं। दुबई को दुनिया में अव्वल पर्यटन स्थल बनाने के लिए वो द वर्ल्ड का निर्माण करना चाहते हैं। सागर में 4 किलोमीटर दूर सैकड़ों छोटे छोटे द्वीप बनाए जा रहे हैं। आसमान से ये द्वीप दुनिया के महाद्वीपों की आकृति में दिखते हैं। इन्हें बनाना पाम द्वीप के निर्माण से कहीं अधिक जटिल काम है। ये एक नहीं 300 द्वीप हैं और हर एक का आकार अलग है। इनका आकार 5 एकड़ से लेकर 20 एकड़ तक है। इन खास निजी द्वीपों का निर्माण 2007 तक पूरा होना है। एरिजोना, वायोमिंग, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया सबकी बोली लग रही है। इनकी कीमत 60 लाख से 3 करोड़ 60 लाख के बीच है, और वो भी बिना किसी निर्माण के। लेकिन इस दुनिया को बसाने के लिए जबरदस्त भराई करनी होगी। रेत का ये द्वीप
करीब 7 बाय 9 किलोमीटर के दायरे में फैला है। हर द्वीप एकदम सही स्थिति में बनाया जाना है ताकि आसमान से ग्लोब जैसा दिखाई दे। जरा सी चूक से पूरा डिजाइन बिगड़ जाएगा। पाम आइलैंड ने दुबई को दुनिया के नक्शे पर उभारा, अब द वर्ल्ड नक्शे को दुबई में उभारेगा। लेकिन क्या निर्माताओं ने हद कर दी है? क्या संपत्ति की मांग बढ़ते निर्माण की बराबरी कर पाएगी, या ये सपना टूट जाएगा? अब तक 2 पाम द्वीप पूरी तरह बिक चुके हैं। द वर्ल्ड का 1/3 हिस्सा खरीदा जा चुका है। फिर भी अभी बहुत कुछ बिक्री के लिए उपलब्ध है, लेकिन निर्माता आश्वस्त हैं, उन्हें मांग का कोई अंत नहीं दिखता। मेगा स्ट्रक्चर्स की आजकल जबरदस्त धूम है। इन तमाम योजनाओं से आगे जनवरी 2005 में उन्होंने दुबई वाटर फ्रंट की योजना बना ली। पंजे की आकृति में ये न सिर्फ समुद्र में काफी भीतर तक होगा, बल्कि ये 75 किलोमीटर लंबा वाटर फ्रंट भी तैयार करेगा जो रेगिस्तान को छुएगा। ये तमाम मेगा स्ट्रक्चर्स दुबई की तटरेखा को 72 किलोमीटर से बढ़ाकर 1500 किलोमीटर कर देंगे। ये 2118% की वृद्धि होगी। इस बीच पहले पाम द्वीप का निर्माण दल 2008 तक काम पूरा करने में जुटा है, लेकिन कुदरत को चुनौती देता ये द्वीप इस बात का प्रमाण है कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की हदें पार कर सकते हैं और करते रहेंगे। पाम आइलैंड वास्तव में एक भव्य मेगा स्ट्रक्चर है।